नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है कि वक्त की डैश डैश हो रही है और गधे पंजीरी खा रहे हैं। और जब गधे पंजीरी खाते हैं तो घोड़े बेचारे घास खाने को मजबूर है, क्योंकि घास के अलावा उन्हें ऑप्शन कुछ और नहीं मिलता। जबकि ताकत घोड़ों की घास तो होते ही है, लेकिन पंजीरी गधों की ताकत नहीं होती। मैं इसलिए ये कहावत आज कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को देख के कभी कभी मुझे यही लगता है कि यही वो पार्टी पूरी दुनिया में शायद एक ऐसी पार्टी है जहां कुछ हो जाए, जितना मर्जी बदलाव कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, गधे हमेशा पंजीरी ही खाते हैं और आज भी पंजीरी ही खा रहे हैं। आज 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेसी इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि ये पांचों के पांचों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास हारने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ भी था जीतने के लिए था, क्योंकि इन पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कहीं भी नहीं थी। कांग्रेस के पास ये सीटें नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक केरल में सीट जीत ली। ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेसी इसी में खुश है। हालांकि उन्हें कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, लेकिन कांग्रेसी हर चीज का बहाना बड़ा आसानी से ढूंढ लेते हैं। हर चीज में सेलिब्रेशन ढूंढ लेते हैं और अपनी नाकामी से ऐसे दूर भागते हैं कि मानो जैसे मधुमक्खी से दूर भाग रहा हो। जबकि पार्टी जिस हालत में है अभी, उस पार्टी को अपनी नाकामियों को अपनाना चाहिए और उस नाकामी से सीखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं अभी कह रहा हूं कि आज भी ये हालत है, इन चुनाव को देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक एक गधे पंजीरी खाते रहेंगे कांग्रेस में, तब तक उनकी मेहनत का कोई नतीजा आने वाला नहीं। एक ही शख्स कांग्रेस पे भारी पड़ रहा है। अब उस शख्स ने अपने जैसे बहुत सारे लोग कांग्रेस में खड़े कर दिए। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, कांग्रेस में बदलने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ आवाज उठती है कांग्रेस समर्थकों की, तो वो है केसी वेणुगोपाल को बदलने की आवाज। क्योंकि केसी वेणुगोपाल जिस पोजीशन पे बैठे हैं, उस पोजीशन में सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सबसे बड़े फेलियर साबित हुए। कार्यकाल भी पूरा हो चुका 5 साल का, और संगठन महासचिव रहते हुए इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 5 साल में केसी वेणुगोपाल ने संगठन खड़ा किया हो, संगठन मजबूत किया हो। हाँ, अपने लोगों को और अपने चेलों को जरूर पद दिए हैं, उन्हें जरूर मलाई खाने को दी है। केसी वेणुगोपाल का जब हम रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं तो सब कहते हैं कि सिवाय लाल निशान के केसी वेणुगोपाल के रिकॉर्ड में एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। अब केसी वेणुगोपाल तो आज भी कांग्रेस में ताकतवर हैं, सबसे ताकतवर नेता हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि राहुल गांधी से भी ज्यादा ताकतवर नेता है, क्योंकि राहुल गांधी तो सिर्फ चेहरा है। चलती तो कांग्रेस केसी वेणुगोपाल के इशारे पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे को केसी वेणुगोपाल ने रबर स्टैंप बना के छोड़ दिया है और राहुल गांधी को चेहरा बना लिया है। अब इस केसी वेणुगोपाल से छुटकारा नहीं मिल रहा था कि एक और केसी वेणुगोपाल अपनी तरह गुजरात में खड़ा कर दिया, जिसका नाम है शक्ति सिंह गोहिल। 2023 से ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे पहले राज्यसभा के सदस्य भी हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा भी इनको दिया है और फिर गुजरात का अध्यक्ष भी बनाया। 2023 में ये इन्होंने कार्यभार संभाला था 9 जून 2023 को, तकरीबन आप समझ लीजिए 2 साल पहले। जब से ये अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस ने एक भी चुनाव गुजरात में नहीं जीता। विधानसभा लोकसभा तो छोड़िए, पंचायत के चुनाव भी नहीं जीते। पंचायत तो छोड़िए, एक आध जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीती है वो भी कांग्रेस के लोकल नेतृत्व की वजह से जीती है। शक्ति सिंह गोहिल की वजह से कोई चुनाव कांग्रेस नहीं जीती। विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। एक सीट, सिर्फ एक सीट गनीबेन ठाकुर जो जीत गई, वो उनके पर्सनल कनेक्शन की वजह से। गुजरात में आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए। कांग्रेस
में जो जीत के आए थे वो भी टूट के बीजेपी में चले गए। कांग्रेस में इतनी टूट हुई, शक्ति सिंह गोहिल कुछ नहीं कर पाए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपना एक राजनीतिक जो सपना है उसको पूरा करना चाहता हूं, गुजरात में मोदी शाह को मात देना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले संगठन सृजन का काम अगर कहीं से शुरू किया तो वो गुजरात से किया। उम्मीद थी कि बहुत कुछ बदलेगा गुजरात में। गुजरात में अधिवेशन भी किया कांग्रेस ने, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, राहुल गांधी ने भी बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए राहुल गांधी खुद उसकी शुरुआत करने गए। 28 मई को सूची आनी थी, सूची नहीं आई 28 मई को, अब जाके 40 लोगों की सूची आई है। उसमें भी कहा जा रहा है कि 60% 60 से 70% लोग लंगड़े घोड़े हैं अभी भी उसके अंदर। बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ के, उन लोगों के चहेते उसके अंदर भर्ती हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो सचमुच में कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हो। 30% ऐसे हैं जो सही में जेन्युइन जो है अपॉइंटमेंट है, बाकी सब के सब लंगड़े घोड़े हैं। उसके बाद अब दो विधानसभा उपचुनाव गुजरात में। मैंने वीडियो में कहा था कि उम्मीद है कि कांग्रेस फाइट में होगी, लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव में फिसट दी। एक जगह पर कांग्रेस जो है वो तकरीबन 40,000 वोटों से बीजेपी से हार गई, 40,000 वोटों से विधानसभा उपचुनाव से हारी है। और दूसरी जगह पर तीसरे नंबर की पार्टी रही। कुल मिला के 5500 के करीब वोट मिले कांग्रेस उम्मीदवार को, 5500 वोट, जहां जीती है आम आदमी पार्टी, जिसको तकरीबन 75-76 हज़ार वोट मिले। उसके बावजूद मजाल है कांग्रेस में शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि उन्हें पंजीरी खानी है। उनको मालूम है कि जब तक ऊपर वेणुगोपाल बैठे हैं मेरी किस्मत में पंजीरी है। और जो घोड़े हैं जिग्नेश मेवानी जैसे, वो लगातार बची खुची सूखी घास चर रहे हैं, उसी पे जिंदा है, फिर भी रेस में दौड़ने की हर बार कोशिश करते हैं। गनीबेन ठाकुर जो किया अपने दम पे किया, मजाल है उनको आने दिया जा रहा है। उनके खिलाफ बाकायदा एक लॉबी गुजरात में खड़ी हो गई है जो उन्हें आने से रोक रही है। वरना एक महिला एक सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दे कांग्रेस, तो इससे बेहतरीन मैसेज क्या जाएगा। मजाल है शक्ति सिंह गोहिल को कोई हिला भी ले फिलहाल तो वहां पर। और इस हार के बाद भी शक्ति सिंह गोहिल से मुझे मालूम है कांग्रेस में कोई जवाब तलब नहीं होगा भी तो एक फॉर्मेलिटी क्या होगा, असर कुछ होने वाला नहीं, उस पर एक्शन कुछ होने वाला नहीं। और आम आदमी पार्टी आज फिर कह रही है कि गुजरात में बीजेपी की असली जो प्रतिद्वंदी है वो आम आदमी पार्टी है। और लग भी रहा है, आज के चुनाव को देख के लग भी रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से भी साफ हो गई है, जिसका राजनीतिक भविष्य खतरे में लिखा जा रहा था, उसका एक तरह से ऑब्चुरी लिख रहे थे, वो 2 उपचुनाव जीत गई, एक गुजरात में एक पंजाब में। गुजरात के हमारे लंगड़े घोड़े अभी भी कह रहे हैं मैं ही दौड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा वेणुगोपाल जी का आशीर्वाद है। इसी तरह के लंगड़े घोड़े पंजाब में अब साबित होते जा रहे हैं। राजा वड़िंग युवा है, यूथ कांग्रेस से है, राहुल गांधी ने उन पर युवा होने के नाते भरोसा भी बहुत किया। लेकिन कांग्रेस में पंजाब में दिक्कत यह है कि एक लंगड़े घोड़े नहीं, वहां दसियों लंगड़े घोड़े। मेरे ख्याल से पूरे देश में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप कांग्रेस को देखोगे तो जितने गुट पंजाब में है उतने कहीं नहीं होंगे। 5-6 गुट तो मैं आपको गिना सकता हूं। राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष का गुट अलग, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का गुट अलग, प्रताप सिंह बाजवा का गुट अलग, आप रंधावा का ग्रुप अलग जो अभी राजस्थान के इंचार्ज है, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक अलग, फिर एक आध और भी हैं। 5-6 गुट तो मैं गिना रहा हूं, कई गुटों के अंदर गुट है। नतीजा चुनाव, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत रोष है। आम आदमी पार्टी ने किसानों का आंदोलन उठा दिया, जबरन किसानों को आंदोलन से उठाया। वो उस स्टेट में, जिस स्टेट की रीढ़ की हड्डी किसान है, जो किसानी पर आधारित प्रदेश है, उस प्रदेश में सरकार, राज्य सरकार किसान आंदोलन को कुचल देती है। उसके बावजूद कांग्रेस उसको कैश ऑन नहीं कर पाती और कांग्रेस लुधियाना वेस्ट चुनाव हार जाती है।
और उससे भी ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो लुधियाना वेस्ट का चुनाव जीता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी से तकरीबन 10,637 वोटों से हारे हैं। उम्मीदवार को मिले हैं, कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं 24,542 वोट। लेकिन यहाँ ये मत देखिए आपकी जीता कौन, ये देखिए कि तीसरे नंबर पे कौन है। 20,323 वोटों, यानी कि मात्र 4,000 वोट पीछे है बीजेपी। 4,000 वोट पीछे हैं सिर्फ बीजेपी। यानी पंजाब में भी बीजेपी अपना रास्ता चुन रही है, अपना रास्ता बना रही है। चुन नहीं रही, माफ कीजिएगा, अपना रास्ता बना रही है। सिर्फ 4,000 वोट कम है कांग्रेस से। राजा वड़िंग को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ इसलिए वहां कांग्रेस जो है आशु हार गए। कहा जाता है कि जो कैंडिडेट है भरत भूषण आशु, चुना राहुल गांधी ने था, लेकिन ये चरणजीत सिंह चन्नी गुप्त के हैं, इसलिए बाकियों ने जोर ही नहीं लगाया और हार गए। बीजेपी में राजा वड़िंग या शक्ति सिंह गोहिल जैसे प्रदेश अध्यक्ष टिक सकते थे क्या? आप खुद सोचिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर ये दोनों चीज़ें, गुजरात और ये जो पंजाब वाला सीन हुआ है, अगर ये बीजेपी में हुआ होता तो अभी क्या एक्शन होता। और हम भूल जाते हैं कि पंजाब में चुनाव होने हैं, 1-1.25 साल का वक्त शायद बाकी है। 2026 में ही है चुनाव, 2026 के आखिर में। और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं कि पंजाब में सत्ता में लौटेंगे, पर ये जो हाल देख रहा हूं मैं, कांग्रेस का नहीं, बीजेपी की जो ग्रोथ देख रहा हूं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है पंजाब में भी। पश्चिम बंगाल में मानता हूं कि चलिए आप तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की रहेगी। केरल में एकमात्र आपने सीट जीती, उसको लेके आप नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं कि हम केरल जीत गए, और पॉजिटिव साइन अभी से दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस की सरकार पक्की है। ये भूल जाते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 21 में भी, उससे पहले कांग्रेस उपचुनाव जीती थी, कोई उपचुनाव था वो जीती थी, फिर क्या हुआ था। और उस केरल की जीत के सहारे आप जो है ताल ठोक रहे हैं कि अब हम सारा जीतेंगे। ये 4 हार क्यों नहीं देख रहे? हार तो चलिए, चुनाव है, हार जीत होती रहती है, कम से कम कहीं फाइट में तो दिखने चाहिए थे ना। 4,000, माफ कीजिएगा, 40,000 से गुजरात में हार रहे हो एक जगह, दूसरी जगह आप तीसरे नंबर पर रहे हो, कुल मिला के 5500 वोट मिल रहे हैं। और यहां पर लुधियाना में फासला बेशक 10,000 का था, लेकिन बीजेपी से सिर्फ 4,000 वोट ज्यादा मिले हैं आपको। अब केरल की जीत को घंटी कब तक बजाएंगे? और यहां शिकायत मुझे सिर्फ कांग्रेसी नेताओं से नहीं है, मैं हैरान प्रियंका गांधी पे भी हूं। प्रियंका गांधी केरल की उस जीत को जश्न मना रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि हमने वहां टीम की तरह लड़ा और चुनाव जीता। क्या प्रियंका गांधी अपने आप को सिर्फ एक स्टेट का नेता मानती है? कांग्रेस तो, कांग्रेस का कार्यजन, कांग्रेस का सपोर्टर, कांग्रेस का हर नेता तो उन्हें राष्ट्रीय नेता मानते हैं। राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पे प्रियंका गांधी को मानते हैं, और प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ केरल की जीत का जश्न मना रही, बाकी 4 का जिक्र भी नहीं कर रही हो। तो जब प्रियंका गांधी भी अपने आप को इसी में खुश कर रही हैं कि हम केरल जीत गए, तो फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूं। फिर तो यही कह सकता हूं कि एक अकेला कितनों से निपटेगा। मुझे तो राहुल गांधी अकेला दिख रहे हैं बिल्कुल। तो राहुल गांधी जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, रास्ता कठिन है, डगर कठिन है। और ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहने को मजबूर हूं कि ये बात बीजेपी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि राहुल गांधी कांग्रेस में अकेले हैं। उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कोई है ही नहीं। जो दिखते हैं वो सिर्फ दिखते हैं, बिकते नहीं है। वो सिर्फ वही काम करते हैं जो राहुल गांधी को दिखे, जिससे राहुल गांधी खुश हो। वो जमीनी स्तर पे काम करने वाले नहीं। सोशल मीडिया आज उठा के देख लीजिए, 4 नाम क्लियर सोशल मीडिया पे सब लोग कह रहे हैं कि इन्हें अब पद मुक्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव शुक्ला और जयराम रमेश,
बहुत से लोग तो सुप्रिया सुनीत का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश तक तो पक्की लिस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। फिर भी कुछ एक्शन इन पे होगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिसको एक्शन लेना है वो खुद भी कल्प्रिट है, खुद भी इस लिस्ट में शामिल है। तो आप जो खुद ही मुजरिम है उससे कैसे आप उम्मीद लगाएं कि वो इंसाफ करेगा? जज भी वही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारी वीडियो को हेल्प मिलती है, हमें बहुत हेल्प मिलती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। और हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।